जो हम लोगों को सारे के सारे उसमें नहीं पढ़ने हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो आप लोग सिर्फ जो हमने पढ़ाए हैं या मैंने पीपीटी में शेयर किए हैं बस उतनी ही रूल्स आप लोग पढ़िए, है ना। तो ऑर्डर 18 कल समझ आया सभी को? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अंशिका, अंशिका शर्मा, अंशिका आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 18 और 19, सॉरी 19 और 20। आई थिंक सभी को वो क्लियर है जो पुराने हम लोगों ने पढ़े। सॉरी बट मेरे लैपटॉप से पता नहीं क्यों पीपीटी शेयर नहीं हो रहा है। कल सेम प्रॉब्लम किया था जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर में, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोग आपके वो बैरेट सभी के पास होगा तो बैरेट लेकर बैठिए प्लीज, है ना। देखिए कल हम लोगों ने ऑर्डर 18 पढ़ा था। ऑर्डर 18 शायद सभी को क्लियर है, जो कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड था और किस तरह से एविडेंस दिए जाएंगे उससे रिलेटेड था। ऑर्डर 19 बहुत स्पेसिफिक छोटा सा है, सिर्फ आप लोगों से नोट डाउन कर सकते हैं। ऑर्डर 19 हमें ये बताता है कि कोई भी चीज, कोई भी एविडेंस अगर लिया जाता है तो वो कैसे लिया जाएगा? एफिडेविट पर लिया जाएगा। क्योंकि जैसे एफिडेविट जब हम किसी चीज को नोटरी होती देखा है ना आप लोगों ने, नोटराइज किया जाता है, तो जब हम अपने एफिडेविट देते हैं तो वो नोटराइज जो शपथ पत्र अधिकारी होते हैं, आयुक्त होते हैं, शपथ पत्र आयुक्त बोला जाता है उन्हें, वो उसे नोटराइज करते हैं। तो अगर कोई एविडेंस ऐसा है जो कि पेश किया जा रहा है, जैसे कल 18(4) के बारे में आपने पढ़ा था कि जब हम चीफ एग्जामिनेशन के लिए कोई पक्षकार तैयार है तो उस चीफ एग्जामिनेशन के पहले आपको 18(4) का एफिडेविट उस पक्षकार का देना जरूरी होता है जब वो एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में अपीयर होने वाला हो। उसके पहले आप उसका एक एफिडेविट देंगे और वो आप सामने वाले पार्टी को भी उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह यहाँ पर आपका जो ऑर्डर 19 है, पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। किसी भी, कोई भी न्यायालय किसी भी समय अगर इनफ रीजन है तो यह ऑर्डर कर सकता है कि स्पेसिफिक कुछ फैक्ट्स को या स्पेसिफिक कुछ अन्य चीजों को एफिडेविट के द्वारा प्रूव कर दिया जाए, या किसी साक्षी को शपथ पत्र की सुनवाई में ऐसी शर्तों के साथ पढ़ा जाए जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे। देखिए, एनी कोर्ट में एट एनी टाइम फॉर सफिशिएंट रीजन ऑर्डर दैट एनी पर्टिकुलर फैक्ट और फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज यहाँ पर ये प्रूव किया जाना कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मेरा है या मेरे द्वारा पेश किया गया है, तो कैसे हम प्रूव करेंगे? तो उसके साथ अगर हम शपथ पत्र लगा देते हैं तो वो शपथ पत्र से वो चीजें ज्यादा ऑथेंटिक हो जाती हैं। और ये प्रोविजन 1976 के अमेंडमेंट के बाद इसे ऐड किया गया था। सॉरी, ये इससे रिलेटेड नहीं है। आप लोग बस इसमें एफिडेविट से रिलेटेड लिखेंगे और इसमें सेक्शन भी लिखेंगे। सेक्शन 30 एफिडेविट से रिलेटेड जो सेक्शन है वो नोट डाउन कर लीजिए। सेक्शन 30, 139 और ऑर्डर 19। एफिडेविट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये हमारे इन तीनों चीजों में बता दी गई हैं। जैसे कि पावर टू ऑर्डर, डिस्कवरी एंड द लाइक। अब आपका जो सेक्शन 30 है वो किस चीज से रिलेटेड है? डिस्कवरी से रिलेटेड है। तो पावर टू ऑर्डर, डिस्कवरी एंड द लाइक, जो भी चीजें हैं, जो ऐसी चीजें हैं जिन्हें कि आपको पेश करना है, तो आप कैसे करेंगे? एफिडेविट के थ्रू करेंगे, है ना। इसी तरह 139 जो है, ओथ ऑफ एफिडेविट बाय whom टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड। अब शपथ पत्र किसके? मैंने जैसे कहा कि आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उनके द्वारा लिया जाता है, उन्हीं के द्वारा उसे प्रूव किया जाता है। तो आपका ऑर्डर 19 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट से रिलेटेड है। यहाँ पर ये पावर शो करता है कोर्ट का कि कोर्ट कब किन पर्टिकुलर फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए क्या किसी भी तरह के एफिडेविट की डिमांड कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। तो यस, अब आपका जो ऑर्डर
20 है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपके सीपीसी का। हेडिंग डाल लीजिए जजमेंट एंड डिक्री। अब जैसे कि आप लोगों को याद हो तो जजमेंट और डिक्री का डेफिनेशन हम लोग सेक्शन 2 में पढ़ चुके हैं, है ना। अब सेक्शन 2 में आप लोगों ने डिक्री और जजमेंट को डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि डिक्री क्या होती है, जजमेंट क्या होता है। जजमेंट जो स्टेटमेंट होते हैं जजेस के वो जजमेंट कहे जाते हैं, और उसी से रिलेटेड जो एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको एग्जीक्यूशन का राइट अवेल कराता है या उपलब्ध कराता है, वो हमारे लिए डिक्री होता है ना। अब आपको और जितना भी वहां जो कंफ्यूजन था वो सारा अभी यहाँ क्लियर हो जाएगा कि डिक्री और जजमेंट में जो डिफरेंस आप समझ नहीं पाए कई बार, और इवन कब कौन सी चीज किस तरह से हमारे लिए होती है कि भाई डिसीजन कब होगा, डिक्री कब मिलेगी, कितने दिनों में मिलेगी, कब उसकी क्या उससे किस तरह का रेमेडी हम उसे एग्जीक्यूट किस तरह से करा सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको ऑर्डर 20 में पढ़ने को मिलती हैं। तो जब भी आप डिक्री का आंसर फ्रेम करते हैं तो आप ये याद रखिए, डिक्री और जजमेंट का जब आप आंसर फ्रेम करते हैं तो आप याद रखिए कि आपको सेक्शन 33 प्लस ऑर्डर 20 के साथ इसे पढ़ना है। फिर से सुन लीजिए कि जब भी आप लोग अगर डिक्री का और जजमेंट का क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो यहाँ पर उसे आप सेक्शन 33 और ऑर्डर 20 के साथ पढ़ेंगे। इसमें कई सारे केस लॉज भी हैं जो नोट डाउन करते चलिएगा साथ ही साथ। देखिए आपका जैसे कि हम लोग धाराओं की अगर बात करें कि सेक्शंस में हमें क्या पढ़ना है, सेक्शंस में आपका जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर और ऑर्डर 20 और सेक्शन 13। अब 13 आपका 33 सॉरी सेक्शन 33 और ऑर्डर 20। अब सेक्शन 33 क्या कहता है, सिर्फ एक लाइन का आपका सेक्शन है, जजमेंट एंड डिक्री। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड shall pronounce judgment and so such judgment or decree shall follow। अब वो निर्णय के अनुसरण में डिक्री होगी। सुन लीजिएगा, न्यायालय मामले की सुनवाई हो चुकने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसरण में डिक्री होगी। अब इसी से आप एक चीज और कंपेयर कर लीजिए, जैसे दीक्षा आप का जैसे पहले एक बार ये क्वेश्चन था कि सेक्शन और ऑर्डर में डिफरेंस, तो अभी जैसे यहाँ पर हमने एक लाइन में सेक्शन 33 पढ़ा कि द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड, जब एक बार केस सुन लिया जाता है, शेल प्रोनाउंस जजमेंट एंड सो सच जजमेंट और डिक्री शेल फॉलो, जो जजमेंट होगा उसी के अनुसार डिक्री होगी। मतलब यहाँ पर जजमेंट पहले आएगा और डिक्री आपकी उस जजमेंट के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। अब यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी कई बार आपको समझाया है कि जो धाराएं हैं वो धाराएं सिर्फ हमें बता देती हैं कि हाँ ये चीजें होंगी, बट उसका प्रोसीजर कहाँ पढ़ेंगे हम, ऑर्डर्स में पढ़ेंगे। मैं बार बार इसलिए ये चीजें रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, है ना। तो यहाँ पर धाराएं हमें सिर्फ बता देती है कि ऐसा होगा, बट वो होगा कैसे, मीन्स उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, अब वो हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्डर में, क्योंकि ऑर्डर 20 अपने आप में बहुत बड़ा है। एक एक चीज वहां पर मेंशन की गई है कि कब किस तरह से डिसीजन सुनाया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, और डिक्री के संबंध में क्या प्रोसीजर हो गया, आज्ञप्ति जब बनाई जाएगी तो वो किस तरह से बनाई जाएगी, उसका टाइम लिमिट क्या है, उसे किससे दिया जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, कौन कौन सी चीजों को उसमें हाईलाइट किया जाएगा, ये सारी की सारी बातें, इवन सेम फॉर जजमेंट, ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्डर 20 में। तो सेक्शन 33 को आप सिर्फ इसके साथ हम लोग रीड करते हैं और वो सिर्फ 1.5 लाइन में मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर डिटेल हमें पढ़ना होता है तो हम उसके लिए ऑर्डर 20 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे इसमें सेक्शन 33 और ऑर्डर 20। अब देखिए यहाँ पर अभी तक की जो सीक्वेंस है, जो कि मैंने कल सारी सीक्वेंस आप लोगों को बताई थी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, जहां तक कि हम लोगों ने कल पढ़ा है, अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट करूं, अदरवाइज हम लोग सिर्फ जजमेंट और डिक्री के बारे में पढ़ें। किसी को उसमें प्रॉब्लम है, वंदना श्रद्धा जितने भी लोग क्लास में हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो मैं फिर से, क्योंकि वो सीक्वेंस आप लोगों को रट जाना चाहिए जो कि हमारा ऑर्डर 1-2 से स्टार्ट हुआ है,
सेक्शंस तो है ही है, बट ऑर्डर 1, 2 से जो अभी तक के ऑर्डर हमने पढ़े हैं वो सारे आपको रट जाने चाहिए कि ऑर्डर 2 में क्या प्रोसीजर था, 5 में हमारे समन्स थे, 6 में हमारा जनरल ब्रीडिंग था, फिर 7 में, 8 में, 7 में हम लोगों ने प्लांट पढ़ा, 8 में हमने WS पढ़ा, 9 में हमने अपीरियंस पढ़ा, 8 में हमने WS पढ़ा, है ना, 9 में अपीरियंस पढ़ा, 10 में एग्जामिनेशन। हाँ प्रवीण बोलिए। मैम ऑर्डर 17 जो था स्थगन के बारे में, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, स्थगन क्या होता है, जैसे कि मैंने उस दिन कहा था ना, जैसे अभी रुको, पहले मैं एक सीक्वेंस में आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, तो आप लोग इस सीक्वेंस के हिसाब से एक ना चार्ट बना लीजिए। तो आपको एक छोटा सा चार्ट बनेगा, तो उसमें आपको जो प्रोसीजर है हमारा वो पूरा अपने आप, क्योंकि आज हम निर्णय तक पहुंच गए हैं, तो आपका मतलब ये वाला प्रोसीजर तो कंप्लीट हो गया, 21 में हम एग्जीक्यूशन पे चले जाएंगे। तो अब इस पार्ट को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिए, जैसे कि हम 6 से भी स्टार्ट करें, क्योंकि उसके पहले तो समन्स और ऑर्डर वगैरह है। 5 में समन्स है, आप लोगों को पता है, 6 में जनरल ब्रीडिंग है, 7 में प्लांट है, 8 में WS, 9 में अपीरियंस, 10 में एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद 11 में क्या था, डिस्कवरी। डिस्कवरी मींस एग्जामिनेशन 11 में कि जब हम किसी चीज को प्रूव करेंगे एग्जामिनेशन में, तो किसके थ्रू करेंगे, या तो ओरल करेंगे या फिर हम उसे डॉक्यूमेंट्री करेंगे। अब अगर डॉक्यूमेंट पे करेंगे तो उसको प्रूव कैसे, किस तरह से किया जाए, तो यहाँ पर 11 उसके रिलेशन में था, फिर 12 एक्सेप्टेंस, है ना, फिर 13। तो इस तरह से जो सीक्वेंस हमारा 11, 10, 11, 12, 13, ये सारे के सारे आपके थे एविडेंस से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड। 14 किससे रिलेटेड था कि भाई हमारे जब सारी चीजें हो चुकी हैं तो फिर इश्यूज बनाए जाने से रिलेटेड। फिर 15, 16 में ब्याज एंड खर्चे, उससे रिलेटेड। 17 एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। जैसे मान लीजिए कि आज हमारी 1 तारीख डिसाइड हुई है एविडेंस के लिए, ठीक, पहला वाला पार्ट हमारा हो गया। ऑर्डर 9 में दोनों पार्टीज कोर्ट में अपीयर हो गई। ओके प्रवीण, मतलब दोनों पार्टी कौन, वादी और प्रतिवादी, दोनों कोर्ट में किसी पर्टिकुलर डेट पर अपीयर होना है। वो तारीख है 1 तारीख। 1 तारीख को दोनों पार्टी को कोर्ट में अपीयर होना है। और मान लीजिए आप, हमारी स्टेज है केस की कि हमें एविडेंस की लिस्ट देना है, कि हम किन किन साक्षियों की सूची देना है हमें, कि हम किन किन साक्षियों को कोर्ट में पेश करना चाहते हैं विटनेस के लिए, गवाही के लिए, ठीक है। अब इसके लिए हमारा केस डिसाइड हुआ है, तो 1 तारीख को दोनों पार्टीज को यहाँ कोर्ट में अपीयर होना है। अब क्या हुआ, वादी तो पहुंच गया पर प्रतिवादी नहीं आया, ठीक। अब प्रतिवादी नहीं आया तो उस तारीख पे क्या होगा, प्रतिवादी अपनी जो लिस्ट है एविडेंस की वो देकर चला जाएगा। और यहाँ पर उस 1 तारीख को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अपीयर नहीं हो पाते हैं, तो वो 1 तारीख के बाद अगली, मान लो कोर्ट ने 15 तारीख लगा दी कि ठीक है प्रतिवादी अपनी लिस्ट नहीं दे सका, तो अगली 15 तारीख को आपको कोर्ट में अपीयर होना है। ये कहाँ लिख दिया गया, आपकी जो ऑर्डर शीट होता है, जो आपका अभिलेख होता है, मतलब आपकी जो फाइल होती है उसकी ऑर्डर शीट में ये लिख दिया गया कि अगली तारीख 15 को प्रतिवादी अपने साक्षियों की सूची कोर्ट में प्रस्तुत करे। तो ये क्या हुआ, एडजर्नमेंट हुआ, स्थगन हुआ। ये काम किस तारीख को हो जाना चाहिए था, 1 तारीख को हो जाना चाहिए था, पर क्योंकि प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण क्या किया गया, उस जो काम आज किया जाना चाहिए था उसे हमने स्थगित कर दिया। स्थगित किस तारीख पे, 15 तारीख पे। तो कोर्ट में इस तरह का प्रोसेस इसलिए लिया जाता है क्योंकि मान लीजिए कि कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन है कि आप अपीयर नहीं हो पाए, तो क्या आपको सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कितनी सुनवाई के अवसर दिए जाते हैं, मोस्टली 3, कि 3 बार। अब मान लो 15 तारीख को भी प्रतिवादी नहीं आया तो फिर एक और डेट लग गई, अगली 30 तारीख। 30 को भी वो नहीं आया तो एक लास्ट डेट और लग जाएगी अगले महीने की 10 तारीख, या जो भी तारीख लगानी है कोर्ट को। अब अगर यहाँ पर वादी ऑब्जेक्शन ले लेता है कि अब बार बार डेट बनने के कारण मेरा केस डिले हो रहा है, तो आप अब अगर वो अपनी एविडेंस की सूची पेश नहीं करता है तो आप उसके ये अधिकार समाप्त कर दीजिए। तो अब यहाँ पर कोर्ट को अगर लगता है कि इस व्यक्ति ने अननेसेसरी इन चीजों को डिले किया है, तो वह अब यहाँ पर उस व्यक्ति के अधिकारों को क्लोज कर सकता है, राइट को क्लोज कर सकता है। तो स्थगन एक ऐसा प्रोसेस है जो होता है ना, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट लगते रहना बार बार, ये वो प्रोसेस है। तो इसके लिए ऑर्डर 17 में प्रोसेस दिया गया है कि ये चीजें होंगी। डेफिनेटली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर डेट पे दोनों पक्षकार अपीयर ही हो जाए या उनका प्लीडर अपीयर हो जाए, तो उस स्थिति में आप एडजर्नमेंट करवा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो केस डिले होते हैं उसका जो मेन रीजन होता है वो ऑर्डर
17 ही है हमारे यहाँ पर कि सिविल केस जितने जो डिले होते हैं उसके पीछे जो मेन रीजन है वो आपका ऑर्डर 17 है, क्योंकि आपको कोर्ट में जाकर स्पेसिफिक रीजन बता देना है। अगर वो नहीं मानता है तो आप ऑर्डर 17 की एक एप्लीकेशन बना के ले जाएंगे, आप वहाँ कोर्ट में फाइल कर देंगे। अब अगर आपने उसमें कुछ ऐसे रीजन लिख दिए हैं कि मान लीजिए आपका प्लीडर नहीं है, पक्षकार नहीं है, बीमार है, बाहर गया है, देन आपको डेट मिलनी है ना। तो सिविल केसेस में सबसे ज्यादा जो डिले होता है उसके पीछे ऑर्डर 17 वाला जो हमारा प्रोसीजर है वो बहुत मैटर करता है। ऑर्डर 18 हमने कल पढ़ा ही है। अब हमारे हैं ऑर्डर 19 पर। 19 है शपथ पत्र से रिलेटेड कि शपथ पत्र जब पेश किए जाते हैं तो यहाँ पर कोर्ट को ऑर्डर है कि वो किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए उससे रिलेटेड एविडेंस से रिलेटेड उस व्यक्ति का जिसने उसे पेश किया है उससे संबंधित कोर्ट में एफिडेविट की डिमांड कर सकता है। ठीक है, अब है हमारा 20, जो 20 हम पढ़ रहे हैं। 20 में ऑर्डर 13 के साथ 13 में हम देखेंगे निर्णय और डिक्री। सिंपली यहाँ पर दे दिया गया है, जो मतलब एक लाइन में बताया जैसे मैंने अभी कि डिक्री क्या होगी, कैसी होगी, निर्णय के अनुसरण में। इस चीज को याद रख लीजिएगा हमेशा। डिक्री सिर्फ और सिर्फ वही होगी जिस तरह का निर्णय दिया गया है। इसमें केस के नाम आप लोग लिखते जाइएगा क्योंकि इसमें केस लॉ बहुत सारे लिखेंगे तो आप लोगों को स्पेसिफिक चीजें समझ में आएंगी। ऑर्डर 20 में आप लिखिएगा इंदु भूषण जैना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदु भूषण जैना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे कि एक मैं चीज आपको बताऊं, क्या होता है जैसे फाइनल हियरिंग होता है हमारा। अब जब फाइनल हियरिंग हो चुका होता है तो उसमें स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर दिया जाता है कोर्ट को कि अगर आपकी फाइनल हियरिंग हो चुकी है तो उसके पर्टिकुलर डेज में आप निर्णय सुना देंगे। अब अगर निर्णय नहीं सुनाई जाता है, कोर्ट क्या होता है फाइनल हियरिंग के बाद कई बार अब क्योंकि जब सारा प्रोसेस हो चुका, लास्ट फाइनल हियरिंग हो चुकी, उसमें आपके दोनों पक्षकारों का आर्गुमेंट हो चुका, अब यहाँ क्या बचता है सिवाय निर्णय के? कुछ भी नहीं बचता है। पर फिर भी कोर्ट उस निर्णय को सुनाने में कई लंबा समय लगा देता है। ये कोर्ट, ये वाला जो जजमेंट है, केस है, ये इसी से रिलेटेड है। ये कैलकाटा हाई कोर्ट का है, इंदु भूषण जैना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि जब आपकी फाइनल हियरिंग हो चुकी है देन अब यहाँ पर कोर्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जजमेंट टाइमली दे दे, समय अनुसार दे दे। अननेसेसरी अगर आपका डिले हुआ है तो वह जजमेंट एक संदेह के घेरे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आपका फाइनल हियरिंग हो चुका है, लास्ट हियरिंग जो अंतिम सुनवाई जिसे कहा जाता है वो हो चुकी है। अंतिम सुनवाई के बाद आपके आर्गुमेंट जितना उस पार्ट पर होना चाहिए सब कुछ हो चुका है, तो फिर डिले क्यों, है ना? तो इसलिए यहाँ पर ये केस है कि जो जजमेंट है वो आपके लास्ट मोमेंट पे अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। इसमें एक केस और लिखिएगा, रोहित बादू वर्सेस राधा वल्लभ। ये स्पेसिफिक बहुत अच्छा निर्णय है। ये इससे रिलेटेड है कि निर्णय किस तरह से सुनाया जाए, जजमेंट से रिलेटेड है। ये रोहित बादू वर्सेस राधा वल्लभ सिंह 2009 का है। देखिए यहाँ पर निर्णय का इवन आप डेफिनेशन भी इसमें समझ लेंगे कि ये उड़ीसा उच्च न्यायालय का है। निर्णय को हम किस तरह से मान के चले कि निर्णय को विधिवत सुनाया गया, कब माना जाएगा कि हाँ वो प्रॉपर सीक्वेंस जो यहाँ पर बताया गया है इस केस में, अगर इसको फॉलो किया गया है तो हम ये मानेंगे कि हाँ निर्णय विधिवत मतलब कि प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सुनाया गया है। सबसे पहला खुले न्यायालय में हो। खुले न्यायालय में मतलब जो आपका कोर्ट है यहाँ पर किसी के लिए बाउंडेशन नहीं हो, पक्षकारों के सामने खुले न्यायालय में उसे सुनाया गया हो, जो उसी पक्षकार द्वारा सुनाया गया हो जिसने उस मामले की सुनवाई की थी। सबसे खास चीज, जिसने उस केस को सुना है, यहाँ पर जजमेंट देने का राइट भी किसे है? उसी जज को है। पक्षकारों को निर्णय की तारीख की सूचना थी। जो पक्षकार है, दोनों पार्टीज हैं, उन्हें ये पता था कि उनका जो जजमेंट का डे है वो किस डेट को फिक्स हुआ है ना? और जब डिसीजन दे दिया गया है, जजमेंट दे दिया गया है, उस पर जज के प्रॉपर हस्ताक्षर हो, सिग्नेचर हो और उसका ज्यूरिसडिक्शन हो। ये कंडीशंस अगर फुलफिल की गई हैं किसी जजमेंट में तो ये मान लिया जाएगा कि वो विधिवत है, मींस लॉफुल है।
देखिए आपका ये जो ऑर्डर 20 का रूल 1 जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस, तो इसमें ये प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है कि कब सुनाया जाएगा। तो यहाँ पर जब पूरा मामला खत्म हो चुका होता है, आपका द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन शेल प्रोनाउंस जजमेंट इन ओपन कोर्ट, यहाँ पर ये सारी चीजें इस केस के साथ, जो केस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसके साथ आप ऑर्डर 20 रूल 1 के साथ इसे पढ़ेंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, सीपीसी अपने आप में कंप्लीट ऑर्डर, रूल्स, सेक्शंस प्लस केस लॉज। अगर आप ये मानकर चलते हैं कि आप अगर कोई आंसर लिखते हैं उसमें आपने ये चीजें नहीं लिखी हैं और आप जस्ट आपके दिमाग की चीजें आपने लिख डाली, तो वो आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपको केस लॉज इसीलिए बताए जाते हैं कि आप लोग जब आंसर लिखें तो उसमें इन चीजों को शामिल करें। बिना रूल, ऑर्डर्स, जजमेंट मीन्स केस लॉज और सेक्शंस के बगैर आपका आंसर इवन असाइनमेंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा, है ना। तो आप लोग इस चीज पर ध्यान रखिए। अब जैसे मैंने कहा कि मेन कंडीशंस क्या है निर्णय के लिए, तो अब मेन कंडीशंस में मान लीजिए आप ऑर्डर 20 रूल 1 नहीं लिखते हैं और आप सिंपली एक आंसर फ्रेम करते हैं, तो वो आपका आंसर इनकम्प्लीट है ना। तो यहाँ पर आप लोग जब इसको फ्रेम करें तो आप ध्यान रखें, केस लॉज लिखते हैं तो और अच्छा है, अगर वो नहीं याद है तो एटलीस्ट ऑर्डर और रूल तो लिखें। तो यहाँ पर जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस, जबकि सारी आपकी सुनवाई हो चुकी है, दोनों पक्षकारों को उसके बारे में जानकारी है, और अगर जानकारी होने के साथ उसे लिखित में सुनाया जाएगा, और जो भी विवादक मीन्स जो भी हमारे इश्यूज थे उनको न्यायालय स्पेसिफाइड करेगा कि किस लिए उन्हें यहाँ पर कहाँ उन्हें मेंशन किया गया है, और न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि वह पूरा निर्णय पढ़ के सुनाए, कुछ उसके मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो पूरे के पूरे। देखिए जजमेंट जो होता है वो पूरा राइटिंग में होता है, उसे हर एक ग्राउंड पर उसका हर एक ग्राउंड बताया जाता है कि किस किस विवादक इशू, जो कि ऑर्डर 14 में हमने बनाए थे, उन सभी विवाद इश्यूज पर जो भी उन्होंने डिसीजन दिया है उसको वो स्पेसिफाइड करते हैं कि पर्टिकुलर इशू पर उन्होंने क्या, किस आधार पर क्या निर्णय दिया है। ऑर्डर 14 में जितने भी इश्यूज बनाए जाते हैं उनके आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर खुले न्यायालय में होगा, पढ़कर सुनाया जाएगा, लिखित में होगा, है ना, और उस पर उसकी सील साइन डिसीजन होगा, पक्षकारों को उसके बारे में जानकारी होगी, और यहाँ पर कोर्ट जब उस तरह का डिसीजन देता है देन उस पर अपना सील और सिग्नेचर होगा और वो आपका फाइनल होगा, ठीक है। अब ऑर्डर 20 का रूल 2 पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट राइटिंग रिटन बाय जजेस प्रेडिसेयर्स, न्यायाधीश के पूर्ववर्ती लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति। अब अगर किसी भी न्यायाधीश ने ऑलरेडी अपना निर्णय सुना तो दिया है पर उसे सुनाया नहीं है, तो उसे जो भी जज है वो सुना सकते हैं। निर्णय हस्ताक्षरित किया जाएगा, जैसे अभी मैंने बोला जजमेंट टू बी साइन। रूल 3, रूल 5 स्पेसिफिक इसमें पढ़िए, ये यहाँ पर जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट से रिलेटेड है। आप लोग सीधे 5 पर आएंगे, कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू, जैसे कि अभी मैंने कहा हर एक इशू पर आप कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू। कोर्ट हर एक मामला जो कि आपका इशू आप इन सूट इन विच इशूज हैव बीन फ्रेम्ड द कोर्ट शेल द स्टेट its finding or decision with the reason thereof upon separate issue unless the finding upon any one or more of the issue is sufficient for the suit। अब अगर मान लीजिए 5A, एक ये बहुत अच्छा रूल है इसमें 5A, अगर मान लीजिए कि कोई केस ऐसे पार्टीज ने लड़ा है जिन्होंने अपने लिए प्लीडर अपॉइंट नहीं किया है ना, मैंने ये चीज पहले भी आप लोगों को बताई थी कि कई बार ऐसा होता है कि सिविल केस में अगर मान लीजिए आपने प्लीडर को अपॉइंट नहीं किया है और अगर व्यक्ति को समझ है तो वो खुद अपना केस लड़ सकता है, ठीक है। अब अगर जहां पर आपने प्लीडर आपके लिए नहीं है, अधिवक्ता नहीं है, वहां पर न्यायालय उन पार्टीज को इसके बारे में इत्तला देगा कि क्या इस मामले की अपील की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो वो कहाँ की जाएगी। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका एडवोकेट है तो वो डेफिनेटली आपको बताएगा कि आप इस मामले में यहाँ नहीं तो अपील हम अगर हार जाते हैं तो सबसे पहले जो दिलासा भरे शब्द होते हैं वो किसी भी एडवोकेट के तरफ से किसी भी क्लाइंट के लिए वो अरे आप टेंशन मत लीजिए अपन अपील में चलेंगे, है ना। अब ये तो आपका वकील है तो वो आपको बता देगा, बट मान लीजिए कि आप एडवोकेट नहीं, आपने खुद ने अपना केस
लड़ा है, तो उस कंडीशन में ये कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस ऑर्डर में, ऑर्डर 20 रूल 5 का ए, कि कोर्ट यहाँ पर ये उनको जानकारी दे कि इस मामले में अपील की जा सकती है और वो भी कहाँ की जा सकती है। इसमें केस का नाम और लिखिएगा, निर्णय में ही, जजमेंट के लिए ही, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, AIR 2001। देखिए इस केस में भी ये क्लियर किया गया है, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का ये केस है जिसमें क्लियर कहा गया है जजमेंट से रिलेटेड, जो जजमेंट है वो उस पर्टिकुलर सूट से रिलेटेड हो, उसके साथ निर्णय में जो आपने फाइनल डिसीजन दिया है वो स्पष्ट हो। स्पष्ट मीन्स हर एक चीज जिस आधार पर आपने जजमेंट दिया है उन आधारों को क्लियर किया जाना बहुत जरूरी है ना। इसमें एक केस का और लिखिएगा नाम, गिरजा शंकर वर्सेस गोपाल GIL ठीक है। तो यहां तक निर्णय वाले पार्ट पर शायद सभी को क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर 20 रूल 1 2 3 5 6 इतने आपको पढ़ने हैं, इसमें 4 मैंने छोड़ा है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वो स्मॉल कॉज से रिलेटेड है। तो ऑर्डर 20 रूल 1 2 3 4 5 तक आपके आते हैं सिर्फ और सिर्फ निर्णय से रिलेटेड। उसमें हमने 2 केस लॉज लिखे हैं, इन दोनों केस के साथ आप निर्णय को अपने आप में, जजमेंट को प्रॉपर स्पेसिफाइड कर सकते हैं, प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं। फिर है आपका डिग्री। डिग्री कहाँ है, ऑर्डर 20 रूल 6, ऑर्डर 20 रूल 6। आवाज आ रही है सभी को? कोई एक आंसर करे मुझे, कोई एक में नाम बोल देती हूँ मैं। यस मैम, यस मैम, है ना। अब ऑर्डर 20 रूल 6, अभी तक हम लोगों ने जजमेंट के बारे में पढ़ा, तो क्लियर कर दिया गया जजमेंट में उन्होंने कि भाई जजमेंट किस तरह होगा, कब सुनाया जाएगा, सारी सुनवाई हो चुकी है, पक्षकारों के नॉलेज में है, पार्टीज को पता है, डेट फिक्स है, आपका कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं रहा है जिसके की गवाही लेना बाकी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, मींस आपका जो हियरिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। रूल 1। फिर अगर किसी ने ऑलरेडी उस पर डिसीजन लिखा हुआ है और वो जजमेंट सिर्फ सुनाया नहीं गया है तो उसे सुनाया जा सकेगा, देन उस पर साइन होंगे। स्मॉल कॉज कोर्ट के डिसीजन भी सेम चीज होगी। स्पेसिफिक कुछ चीजें इतना ज्यादा स्पेसिफाइड जो कि आपके बड़े डिसीजन में होता है उतना स्पेसिफाइड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। और सबसे खास चीज 5 वाली और रूल 5 में कि हर एक इशू के आधार पर आपको डिसीजन देना है, जो कि इशू आपने ऑर्डर 14 में फ्रेम किए थे। फिर 5 में आपके प्लीडर को, आपका प्लीडर नहीं है तो आप उस प्लीडर की जगह जो पक्षकार है उन लोगों को कोर्ट ये जानकारी देगा कि अपील कहाँ लगेगी और कहाँ नहीं। अब जो 6 है वो है कंटेंट्स ऑफ डिक्री। तो उसका सबसे पहली जो चीज है वो है डिक्री के अंतर वस्तु क्या होगी में रूल 6 जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, द डिक्री शेल अग्री विद द जजमेंट। सबसे ज्यादा और खास चीज कि भाई डिक्री क्या होगी, तो डिक्री कैसी होगी, जैसे अभी हमने सेक्शन 33 में पढ़ा कि वो निर्णय के अनुसरण में होगी, मतलब जैसा आपका जजमेंट दिया गया है उसी के अनुसार अगले 15 दिन में आपका डिक्री उसी कोर्ट के द्वारा बना दिया जाना चाहिए। क्लियर? अगले 15 दिन, ये 15 दिन हमेशा याद रखिए, ऐसा होता नहीं है क्योंकि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि 15 दिन में डिक्री बन के तैयार हो जाए, पर हाँ प्रोसीजर यही है, तो प्रोसीजर आप लोग याद रखिए। अब आपका जो 6 है, रूल 6 कंटेन्स टू डिक्री, द डिक्री शेल अग्री विद द जजमेंट, इट शेल कंटेन द नंबर ऑफ द सूट, the name of the descriptions of the parties, their registered address and particulars of the claim and shall specify clearly the relief granted or other determination of the suit. वाद की संख्या, पक्षकारों के नाम, वर्णन, रजिस्टर्ड पते, दावे, विशिष्टियां, अनुदत्त, अनुतोष। ये जो एक शब्द है इसे लिख लीजिएगा, अनुदत्त, अनुतोष। क्लेम, स्पेसिफिक क्लेम जो दिया गया है, स्पेसिफिक एंड क्लियर रिलीफ ग्रांटेड है ना,
अनुतत्त अनुतोष या वाद का अन्य अवधारणा जिसमें स्पष्ट विनिर्दिष्ट होता है। देखिए बार बार मैं बोलती हूँ कि इसका हिंदी ज्यादा टफ है और इसीलिए मैं रीड करती हूँ ताकि आप लोग को इसकी हिंदी कंफर्टेबल हो। अनुदत्त अनुतोष से मतलब ये है कि जो अनुतोष मतलब कंपनसेशन हमने चाहा था, जो रिलीफ हमने चाहा था, वो रिलीफ हमें कोर्ट से दिया गया। अब यहाँ पर पहले तो डिक्री का जो इंपॉर्टेंस है वो आप समझ लीजिए। जैसे इसमें कहा है कि यहाँ पर वाद की संख्या मतलब वाद नंबर से ही केस चलते हैं। जब आप केस फाइल मान लीजिए अभी नया नया प्रैक्टिस शुरू करेंगे और आप कोर्ट में जाएंगे तो यहाँ कोर्ट में केस का नंबर बहुत जरूरी है ना, हर एक फाइल का नंबर होता है। तो उसकी वाद की संख्या, पक्षकारों के नाम, पार्टीज के नेम और रजिस्टर्ड पते और उसमें अनुदत्त अनुतोष, ये सब क्यों जरूरी है कि डिक्री में सारी चीजें प्रॉपरली मेंशन की जाए। क्यों? क्योंकि हम ऑर्डर 21 में इसी डिक्री को एग्जीक्यूट कराएंगे, है ना। अगर एक भी चूक होती है तो आपका एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम खड़ा होगा। एग्जीक्यूशन मतलब निष्पादन, कि आपको डिक्री तो मिल गया है पर उस डिक्री के निष्पादन के लिए अगर उसमें कोई भी चूक है, मान लीजिए आपको डिक्री मिला है 10 लाख का, आपने केस लगाया था कि आपको किसी से 10 लाख की रिकवरी लेना है, 10 लाख के केस में उसमें आपका 2 लाख का इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है, तो यहाँ कोर्ट ने आपके फेवर में डिक्री कर दिया पर वो 10 लाख की जगह उसमें एक जीरो कम रह गया, तो क्या होगा? अब वो एक जीरो कम रह गया है तो अभी आपका जो डिक्री बन के आया है उसका जब एग्जीक्यूशन आप कराओगे तो वो तो जो फिगर उसमें मेंशन कर दिया गया है उसी फिगर के हिसाब से चलेगा। या फिर उसमें पक्षकारों के नाम ही गलत है, या फिर उसमें वाद की संख्या गलत है। तो यहाँ ये जितनी भी चीजें हैं ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 21 जो कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें हमें एग्जीक्यूशन में जाना होता है, तो हमारे पास जो डिक्री होता है वो डिक्री हमारे पास स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, उसमें हर एक चीज इतनी क्लियर हो कि जब आप उसे एग्जीक्यूशन में जाएं उसे लेकर तो आपको जो रिलीफ दिया गया है उस रिलीफ को आप एग्जीक्यूट करा सकें। क्लियर? तो अभी इसमें हमको बहुत सारा पढ़ना बाकी है, 5 मिनट में होगा नहीं, तो डिक्री वाला जो पार्ट है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है विद केस लॉस और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूशन। अब मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोग कल टेस्ट के लिए रेडी हैं क्या? पहले तो अगर टेस्ट के लिए रेडी हैं तो मैं कल टेस्ट